हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। अब देखो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या है गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे गैमेट्स कैसे होते हैं हमारे पास। जो गैमेट्स है वो हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। कैसे गैमेट्स है, हैप्लॉइड गैमेट्स है। हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और किससे हो रही है, हमारी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है उनसे गैमेट की फॉर्मेशन होती है। एंड फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है उनसे हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन से है, तो जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल। स्पर्मेटोगोनियम कैसे है, हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है यानी स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम कैसे सेल्स है, हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है जिनके थ्रू हमारी क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब गैमेटोजेनेसिस में हमारे पास दो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल में होती है जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। एंड जो oogenesis है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा है जो कि फीमेल्स में होगी। एग की फॉर्मेशन है वो फीमेल्स में होती है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास, इसके बाद हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में देखते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है हमारे, जिसमें हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है सेमिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। यानी जो हमारी टेस्टिस है, मेल के अंदर टेस्टिस होती है, वहां पे सेमिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्टार्ट होती है तो ये एज होती है हमारी प्यूबर्टी की, यानी आपके मेल में होती है प्यूबर्टी ऑलमोस्ट 12 टू 14 ईयर्स के आसपास। तो उस प्यूबर्टी की एज में हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यानी एज क्या है हमारे पास, 12 टू 14 ईयर्स के बीच में क्या है, मेल्स के अंदर प्यूबर्टी आती है और उसी टाइम पे है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टाइम, अब देखो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे ही स्टार्ट होगी उसके बाद कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो ये कितना टाइम कंज्यूम करती है एक स्पर्म को बनाने में, तो ऑलमोस्ट एक स्पर्म को बनाने में हमारे पास 9 वीक्स का समय लगता है, यानी 9 वीक्स का टाइम लेती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास दो स्टेजेस आती है, एक आती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और फिर दूसरी होती है स्पर्मियोजेनेसिस। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स क्या है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स क्या होता है, हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनियम थे, अनडिफरेंशिएटेड सेल थे, उससे हमने बनाना है स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड क्या होते हैं, तो स्पर्मेटिड आपके पास हैप्लॉइड सेल्स है आपके, ये क्या करे, प्रोड्यूस करे स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड होएंगे प्रोड्यूस। तो जो हमारा स्पर्मेटिड है वो कैसे स्ट्रक्चर है, वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल के साथ साथ ओवल शेप के होते हैं, ओवल शेप है। वही पे जो हमने देखा है हमारे स्पर्म है, स्पर्म का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और वो क्या होता है, उनके पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो स्पर्मेटिड से जो हमारे हैप्लॉइड सेल्स बन तो गए हैं, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स तो बन गए हैं, बट इन हैप्लॉइड सेल्स को हमें मूवमेंट के लिए भी एप्लीकेबल करवाना है कि वो मूवमेंट भी कर सके। तो उसके लिए मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमारी सेकंड प्रोसेस है कि हमने स्पर्मेटिड्स को मैच्योर स्पर्म के अंदर ट्रांसफर करना है। उसको उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म है वो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, हमारे पास मोटाइल होते हैं और हैप्लॉइड और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, मोटाइल, हैप्लॉइड और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा। तो ये डिफरेंस है हमारा स्पर्मेटिड और स्पर्म के अंदर। जो हमारे स्पर्मेटिड है वो क्या है, नॉन मोटाइल है, और जो स्पर्म है मैच्योर होने के बाद वो क्या होते हैं, हमारे पास वो मोटाइल होते हैं। अब देखो इस प्रोसेस को हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, स्पर्मेटो स्पर्मेटो
साइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस। और ये हमारे पास जहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? नेक्स्ट हम डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहला स्टेप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कैसे होगी। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? ये होती है हमारे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। कैसे सेल है हमारे पास? स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स है। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल क्या करते हैं? माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अब देखो, ये जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसको डिटेल में करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्लैक स्लाइड लेके तो देखो, हमारे पास है स्पर्मेटोगोनियम। जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है, ये कैसे सेल है आपके पास? ये है 2n। कैसा सेल है? 2n सेल है। 2n सेल है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारे वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ सेमनीफेरस प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की क्या है? वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होगा। अब ये क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन शो कर रहा है। कैसे डिवीजन शो करता है? शो माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा और इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन नंबर, और अपने आप के नंबर है वो इंक्रीज कर लेगा। यानी हमारे पास मल्टीपल स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होंगे हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर। क्लियर? अब देखो, अब ये माइटोटिकली क्या है? इसने डिवाइड किया अपने आप को। इसने क्या किया? अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड किया दो सेल के अंदर। दो सेल के अंदर तब ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, तो ये रहते कैसे है? 2n स्ट्रक्चर ही है हमारे पास। 2n स्ट्रक्चर है, बट जो ये एक सेल है, ये तो क्या है? एज इट इज रहेगा। इनमें से एक कन्वर्ट हो जाता है हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको एक को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मान लो ये वाला जो सेल है, ये वाला हमारा कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये भी हमारे पास 2n है, 46 क्रोमोसोम होंगे। 2n है, 46 क्रोमोसोम है। 2n स्ट्रक्चर है एंड कैसे क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 46 क्रोमोसोम 2n स्ट्रक्चर है। अब इसमें फर्दर क्या होता है? इसमें होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसी होती है हमारे पास? मियोसिस में हमारे पास दो डिवीजन होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 हमेशा कैसी है? रिडक्शनल डिवीजन है। वहीं पे जो हमारी मियोसिस 2 है वो कैसी है? हमारी इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो हमारी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, तो ये कैसी है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल होती है हमेशा। रिडक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो सेल बनेंगे फर्दर। इसके एक सेल लिया यहाँ से, भी ये वाला, इस सेल के हमारे पास क्या है? दो सेल बने। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई, दो सेल बने। अब ये जो दो सेल बन रहे हैं, इसके बाद हमारे पास क्या चीज फॉर्म होती है? रिडक्शन हुई। डिप्लॉइड थे यहाँ तक 2n स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पे आगे इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा?
हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, एन है यानी, ठीक है, एन बना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें कन्वर्ट हुए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, एन है, हैप्लॉइड है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम इसको बोलते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास थे 46 क्रोमोसोम। अब इसके अंदर रिडक्शन हुई है, तो हमारे पास क्रोमोसोम कितने बचेंगे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम बच जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये फर्दर हमारे पास किसके अंदर जाता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा। ये क्या शो करता है, फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा तो ये दोनों सेल क्या है, दो तो फिर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा दो सेल, एक ये वाला और एक ऐसे, और ये फर्दर हमारे पास दो सेल की प्रोडक्शन करेगा। तो हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास है स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रही है, फोर इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बन गए, यानी जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो होगी कंप्लीट। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है, इसके बाद ये हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर बने हैं, हमने स्पर्मेटिड तो बना दी, स्पर्मेटिड तो है हमारे पास, बट ये नॉन मोटाइल है, कोई काम नहीं कर सकते, ओवल है, हमें इसको क्या मोटाइल भी तो बनाना है। तो इसको मोटाइल करने के लिए हमारे पास सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है स्पर्मियोजेनेसिस की। तो देखो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आगे मियोसिस 1 हुई, तो दो सेल बनते हैं, दोनों क्या है हमारे पास एन और एन है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये मियोसिस 2 करते हैं और हमारे पास बनते हैं स्पर्मेटिड्स, क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटिड्स कैसे है, हैप्लॉइड है एंड ओवल शेप के है। यहाँ पे देखो ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, ये वाला स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होने के बाद फर्दर हमारे पास ये देखो ये 4 आपके पास सेल बन रहे इधर को, ये क्या बन रहे हैं आपके स्पर्मेटिड बन रहे हैं। अब हमें स्पर्मेटिड को इन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है, जो ये वाले आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने इनको कन्वर्ट करना है, मोटाइल स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड प्रोसेस होती है, देखो यहाँ पे भी आपको स्पर्म्स दिखाए गए हैं, ऐसे बनाना है। तो इसके लिए जो हमारी सेकंड प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये क्या होती है हमारी स्पर्मियोजेनेसिस की अभी हमने प्रोसेस देखनी है, हमने यहां तक देख ली है, अब हम देखेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होगी। अब स्पर्मियोजेनेसिस में देखो अब स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस देखो कैसे होगी, तो देखो स्पर्मियोजेनेसिस देखो सेकंड स्टेप है हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस। सेकंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास जो राउंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर थे, राउंड नॉन मोटाइल
राउंड नॉन मोटाइल हैप्लोइड permitted राउंड नॉन मोटाइल हैप्लोइड permitted कन्वर्ट होते हैं इनटू थ्रेड लाइक मोटाइल हैप्लोइड स्पर्म्स में इसमें कन्वर्ट हुए थ्रेड लाइक मोटाइल हैप्लोइड स्पर्म्स के अंदर हमारे पास ये कन्वर्ट हो गई है। अब इसके बाद देखो क्या होगा इसमें। अब जो स्पर्मेटिड्स है ये होते कहाँ पे है, तो जो स्पर्मेटिड्स है ये अटैच होते हैं हमारे सर्टोली सेल्स के साथ। कैसे अटैच थे, लास्ट स्लाइड में देखो, स्लाइड में हमारे पास ये क्या थे, यहाँ पे अटैच थे सर्टोली सेल्स के साथ ही। ये सर्टोली सेल्स के साथ अटैच है, तो देखो spermatids remain attached to, next line लिखो, spermatid remain attached to, spermatid remains attached to सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटिड्स क्या है, सर्टोली सेल्स के साथ अटैच है और वहीं पे अपने स्पर्मियोजेनेटिक फैक्टर है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस which produces spermiogenic फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे। किसके इन्फ्लुएंस में प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके ये क्या है, स्पर्मियोजेनेटिक फैक्टर है उसको प्रोड्यूस करेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। FSH के इन्फ्लुएंस में क्या है, ये स्पर्मियोजेनिक फैक्टर है उसको प्रोडक्शन करते हैं और ये उस टाइम में कहाँ पे अटैच है, सर्टोली सेल्स के अंदर ही अटैच है। जो हमारे स्पर्मेटिड है वो सर्टोली सेल्स के अंदर प्रेजेंट है और वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं स्पर्मियोजेनिक फैक्टर की। किसके इन्फ्लुएंस में आके, FSH के अंदर इन्फ्लुएंस में आके। FSH क्या है, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अब आफ्टर स्पर्मिएशन, नेक्स्ट देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm head remains still in Sertoli सेल्स के अंदर ही होता है उसके बाद भी। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या है, बनने के बाद भी ये प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद भी जो इनका हेड वाला पार्ट है, जो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अभी भी कहाँ पे है, इनका सर्टोली सेल्स के अंदर ही है। जो और पीछे वाला पार्ट इनका फ्री है, देखो ये वाला पार्ट इनका फ्री है, बट ये वाला पार्ट अभी भी क्या है, हमारे सर्टोली सेल्स के अंदर ही इम्बेडेड होता है। अब ये देखो यहां से ये फर्दर रिलीज होते हैं हमारे पास, सर्टोली सेल्स के अंदर इम्बेडेड है, यहां से ये रिलीज होते हैं हमारे पास कहां पे, सेल रिलीज इनटू सेमनीफेरस टिब्यूल। यहां से ये कहां पे रिलीज हो जाएंगे, हमारे पास सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर क्या है, रिलीज हो रहे हैं। कहां पे, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर रिलीज हुए और सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर तब रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। जिसकी प्रोसेस है ये है प्रोसेस स्पर्मिएशन की, यानी वो सेमनीफेरस टिब्यूल में थे, उनका वहां पे रिलीज हुए। कहां से रिलीज हुए, सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन की प्रोसेस। क्लियर, ये थी हमारी सेकंड प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस डिटेल, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन की। अभी हमारे पास कैसे है,
इनका सिर्फ हेड था जो सर्टोरी सेल्स के अंदर बैंडेड था, उसको भी हमने रिलीज कर दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और जो ये प्रोसेस हुई इसको हमने बोला स्पर्मिएशन। अब देखो यहाँ पे इनको रिलीज कर दिया, ये है हमारी प्रोसेस रिलीज करने की यहाँ से स्पर्मिएशन वाली। फर्दर हम देखते हैं कि स्पर्म अब बन तो गए हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हमारे पास देखो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे हेड प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट हेड है, मिड पीस है, टेल है एंड एंड पीस है। चार पार्ट में हमने हमारे स्पर्म को डिवाइड किया है। सबसे अगर हम हेड की बात करते हैं, हेड की बात करें तो हेड के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारे पास न्यूक्लियस। ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, यहाँ पे एडिशनल स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये है एक्रोसोम। हेड के ऊपर क्या है, एक कवरिंग होगी, कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे आपके पास एक पेन है, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये पेन है, तो ये मान लीजिए हेड है, इस हेड के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। तो जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोम। ये आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे इसको कवर कर रहा है, ये पार्ट क्या है इसका, एक्रोसोम वाला पार्ट जो इसको कवर कर रहा है। क्लियर। यानी ये वाला हमारा एक्रोसोम है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस था और हेड है। हेड के ऊपर क्या है, एक्रोसोम प्रेजेंट है जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है। अब एक्रोसोम का काम क्या है, एक्रोसोम के पास देखो हेड में हमारे पास एक्रोसोम है, ये बनता है हमारी गोल्जी बॉडी से। किससे बना, ये गोल्जी बॉडी से बना है। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो स्पर्मेटिड था उसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के साथ साथ और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट थी जैसे हर सेल के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हेड के अंदर क्या है, न्यूक्लियस था, गोल्जी बॉडी थी और ऑर्गेनेली थी, और यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी थी वो कन्वर्ट हो जाती है एक्रोसोम के अंदर, वो बनाती है एक्रोसोम। एक्रोसोम बनाएगी और इसके पास क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि होते हैं, फर्स्ट एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, सेकंड है जोनालाइसिन एंड थर्ड एंजाइम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। आपको भी पता है, हम अगर एग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एग के स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इस तरह से लेयर्स होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है और बाहर ऐसी लेयर्स प्रेजेंट है। तो एग जो हमारा स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या है, स्पर्म आ रहा है। तो ये स्पर्म इसको पेनिट्रेट करने के लिए इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसको इन वॉल्स को ब्रेक करना है, तभी ये अपना जो न्यूक्लियस है इसको यहाँ पे रिलीज कर पाएगा। तो इसको रिलीज करने के लिए हमारे पास ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये इस मेम्ब्रेन के साथ इनके साथ फ्यूज करेंगे और जो मेम्ब्रेन है उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं एग के अंदर। यानी ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। फिर है हमारे पास हेड के अंदर सेकेंड स्ट्रक्चर, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लोइड होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखी, उसमें हमने ये देखा कि डिप्लॉइड से हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर बन रहे, हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ये हैप्लोइड है, लाइट वेट का होगा क्योंकि इसको ट्रेवल करना है और किसी और की बॉडी में जाना है, तो ये लाइट वेट होता है। किस वजह से लाइट वेट है, ड्यू टू वाटर लॉस। वाटर लॉस की वजह से क्या होगा, लाइट वेट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसमें नेक का। नेक की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये है नेक, मिड पीस वाला हिस्सा है जो, ये मिड पीस है, इसको हम नेक भी बोल सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास नेक है। ये वाला पार्ट है, ये नेक है। हमारे नेक में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं, एक ये यहाँ पे प्रेजेंट है और एक ये यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल
सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। एक ये वाला जो सेंट्रियोल है, ये कैसा सेंट्रियोल है हमारे पास, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और जो ये वाला सेंट्रियोल है, ये है हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखो बच्चों, जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये क्या करता है, इसका काम यहाँ पे लिखा हुआ है, इंड्यूस फर्स्ट क्लीवेज। अब एग की फॉर्मेशन हो गई है, एग की फॉर्मेशन हो गई है, यानी हमारे पास जो जाइगोट है वो बन गया है। अब उसके अंदर जो क्लीवेज होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई, हमारा एग बना, एग के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होगा, हमारे पास जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है उसकी जो फर्स्ट डिवीजन होगी, जो हमारे एग के अंदर फर्स्ट डिवीजन होगी, उसको इंड्यूस करवाता है। यानी वन सेल से सपोज टू सेल स्ट्रक्चर बनेगा, एक सेल से क्या है, दो सेल में डिवाइड होगा, तो जो डिवीजन है, दो सेल में डिवाइड होने वाली क्लीवेज है, वो कौन इंड्यूस करवाता है, वो इंड्यूस कराता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। फिर है हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, ये गिव राइज टू फिलामेंट, ये बनाता है फिलामेंट। इसने क्या फॉर्मेशन करनी है, फिलामेंट की फॉर्मेशन करनी है, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट तो देखो, ये आपको यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन दिख रही है इस टेल के अंदर, जो ये रेड कलर की लाइन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है एक्सियल फिलामेंट। जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल है, ये किसकी फॉर्मेशन करता है, एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है स्पर्म के अंदर। उसके बाद देखो हमारे पास आता है मिडल पीस। मिडल पीस के पास, मिडल पीस क्या, नेक्स्ट है मिडल पीस। मिडल पीस, तो मिडल पीस क्या है, एनर्जी चैम्बर ऑफ स्पर्म है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये वाला मिडल पीस वाला पार्ट है, ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, नेक वाला पार्ट भी यहीं पे ऐसे बोला, इसको नेक वाले, नेक इसको बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिडल पीस में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर के, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे। एनर्जी क्यों चाहिए सेल को, बेसिकली तब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तो उसको अपनी मूवमेंट फास्ट करवानी होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एसिडिक एनवायरनमेंट का होता है, तो वो इसको भी किल कर सकता है। इससे प्रिवेंट होने के लिए कि वो मरे ना, उसको जल्दी जल्दी से अपनी मूवमेंट करवानी होती है। तो वहां पे हमारे पास यहाँ पे एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके ऊपर क्या है, एक्सोनिम से ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। एक्सोनिम एक मेम्ब्रेन है, उसके वो इसको सराउंड कर देगी। सराउंड करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, नेबर का, यानी जो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया थी, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका, इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक अलग से मेम्ब्रेन आएगी एक्सोनिम की, और इसको कन्वर्ट कर देती है नेबर कर में। नेबर कर कैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, नेबल कर। नेबल कर क्या होता है, ये बेसिकली आपकी मूवमेंट में हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा और फैसिलिटेट करता है स्पर्म की मोटेलिटी को, फैसिलिटेट करेगा स्पर्म मोटेलिटी को। लास्ट पार्ट है हमारे पास टेल। टेल क्या है, लॉन्गेस्ट है, लास्ट में है, इतना बड़ा पार्ट है, फाइब्रस और मूवमेंट में हेल्प करेगी स्पर्म की। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल क्या है। अब आपने देखा, हमने स्टार्टिंग में क्या, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी, वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। मेल के अंदर स्टार्ट हुई प्यूबर्टी के टाइम पे, एज हमारी 12 to 14 इयर्स के अराउंड होती है उस टाइम पे। अब प्यूबर्टी के टाइम पे ना, हमारी हाइपोथैलेमस है, वहां पे बहुत सारे चेंजेस और जो नए नए हॉर्मोन्स है वो रिलीज हो रहे होते हैं, बड़े सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। तो ऐसा ही एक हार्मोन है हमारे पास, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कैसा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग hormone, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं GnRH, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाइपोथैलेमस में इंक्रीज होती है हमारी प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी क्या है, हाइपोथैलेमस से GnRH स्टिमुलेट होएगा, सिंथेसिस होएगा, सिक्रीट होएगा और ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। इसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद ये हमारे पास दो हार्मोन की सिंथेसिस करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, दो हार्मोन की सिंथेसिस करती है, FSH एंड LH। किनकी करेगी, FSH की एंड LH। सबसे पहले देखते हैं FSH क्या होता है। तो FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH की फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये फर्दर एक्ट करता है लेडिक सेल पे। लेडिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया LH, LH ने आके डायरेक्ट एक्ट किया है लेडिक सेल के ऊपर टेस्टिस के अंदर। लेडिक सेल ने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन की, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन की है। ये क्या है, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब देखो बेसिकली हमारे कौन से सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, हमारे जो इनिबिन हार्मोन है, इनिबिन कौन रिलीज कर रहा है, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिक्रीट करता है लेडिक सेल से, ठीक है, वो लेडिक सेल से सिक्रीट होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अब क्या करेगा, ये जाके एक्ट करता है आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल भी हमारी क्या टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया, एक तो सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट किया, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर एक्टिवेट होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर काम करेगा। तो इसने दो काम किए, एक सर्टोली सेल्स के ऊपर और एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको हमारे वहां पे एक्ट किया है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फिर हमारे जो भी इसके फंक्शन हम टेस्टोस्टेरोन की डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप उसमें देखेंगे कि जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमारे एपिडिडमस है, वास डेफरेंस है, वास एफरेंस है, इनकी ग्रोथ भी टेस्टोस्टेरोन ही करवाता है। और जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेल में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन ही होता है। अब टेस्टोस्टेरोन का काम तो हमने देख लिया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया था FSH, FSH भी एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर। इसने एक्ट किया सर्टोली सेल्स के ऊपर और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, FSH और टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से जो फॉलिकल सर्टोली सेल्स है वो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी उसने क्या किया, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी उसको स्टिमुलेट किया। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टिमुलेट होगी तो हमारे पास स्पर्म बन जाएंगे। अब देखो इसको हमने कंटिन्यूअसली एक्टिव तो रखना नहीं, ये नहीं कि आप सारा दिन ही आपकी बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करती रहेगी, हमें क्या है इसको इनहिबिट भी करना है, इनफ अमाउंट हो चुकी है, अब हमें इसको इनहिबिट करना है। तो इनहिबिट के लिए सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करता है, सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं हमारे पास एक दूसरा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इनिबिन हार्मोन। ये क्या है, इनिबिन भी एक हार्मोन है जो कि बेसिकली आपका काम करता है इनिबिशन का। इनिबिशन क्या है, एक्टिवेशन तो होता है किसी चीज को आपको एक्टिवेट करना है, बट इनिबिन क्या करेगा, आपका इनिबिशन का काम करेगा और इस पाथवे को इनिबिट कर देगा, यानी इसको रोकने के लिए काम करेगा। अब इनिबिन काम कैसे करता है, तो देखो इनिबिन एक्ट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पे। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो इनिबिन कहाँ पे एक्ट करता है, इनिबिन सिर्फ और सिर्फ FSH के लिए एक्ट करता है, LH को इनिबिट नहीं करेगा ये। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो इनिबिन हार्मोन है वो FSH को इनिबिट करता है या LH को इनिबिट करता है। तो जो हमारा इनिबिन हार्मोन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, FSH को इनिबिट करता है। FSH इनिबिट होंगे तो हमारे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तक रुक जाएगी और ये हाइपोथैलेमस को भी इनिबिट करेगा कि अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको सिंथेसाइज करो, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है,
इनहिबिन ने आके इनको बताया कि आप एफएसएच को बंद कर दो और जीएनएच को बनाना बंद कर दो। अब देखो हमारे एफएसएच तो बंद हो गया, फिर एलएच को कौन इनहिबिट करता है? तो एलएच को इनहिबिट करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई है, तो बॉडी हमारी सेंस करेगी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो गया। अब टेस्टोस्टेरोन का हायर अमाउंट में रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एलएच की सिक्रीशन को। इसने क्या किया, एलएच की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बंद कर दिया। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बंद हुई तो लेडीज सेल और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। इसने अपने आप को ही इनहिबिट कर रहा है कि मेरी अमाउंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई, अब मुझे अपने आप को कम करना है। तो ये अपने आप को कम करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को भी बोलेगा कि अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बंद करो, अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा जो इसकी हार्मोनल कंट्रोल है वो होता है गैमेटोजेनेसिस का। अब हम थोड़ी डिटेल में टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस देख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सबसे पहला फंक्शन होता है इट कंट्रोल द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन फीटस। अब बेसिकली देखो तब फीटस के अंदर क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में फीटस होगा तो जो उनकी टेस्टिस होती है वो उनकी एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में है। बट तब बर्थ के टाइम पे क्या है, टेस्टिस का डिसेंट होता है, यानी वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल आती है, क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिए और हमारे जो शरीर का बॉडी का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, तो उतनी ज्यादा अमाउंट में जहां पे उसको इतना टेम्परेचर मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, तो स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी। स्पर्म की प्रोडक्शन क्या है, हमें कम अमाउंट, मतलब कि स्पर्म की प्रोडक्शन करवाने के लिए हमें क्या है, टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको कम। कम टेम्परेचर के लिए इसका डिसेंट होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। तो डिसेंट कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन ही आपकी डिसेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा हमने देखा था कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को भी हेल्प करता है इंक्रीज करने में, डेवलपमेंट में उसकी। तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की रेगुलेशन है और उसकी डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल भी टेस्टोस्टेरोन करता है। तो रेगुलेट डेवलपमेंट करेगा, मैच्योरेशन करेगा एंड एपिडिडमस की, वास डेफरेंस की, सेमिनल वेसिकल्स की एंड यूरेथ्रा की, ठीक है, ये इनके लिए फंक्शन करेगा, इनके ऊपर कि इनकी डेवलपमेंट करवाएगा, मैच्योरेशन करवाएगा और ग्रोथ करवाएगा इनकी। फिर ये क्या है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स की भी फॉर्मेशन करवाता है। बेसिकली आपके पास जो वास रेफरेंस या और जो ग्लैंड्स है, हमारे ग्लैंड्स होती है मेल के अंदर, उनकी जो मैच्योरेशन है, उनका जो फंक्शन है वो भी किसकी हेल्प से हमारे पास होता है, वो भी टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ये मस्कुलर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, यानी हमने देखा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल के अंदर उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मस्कुलर ग्रोथ, अग्रेसिवनेस एंड लो पिच के लिए भी टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके बिहेवियर, जो मेल का सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल भी कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। फिर इनके हमारे अंदर एरिथ्रोपोइसिस को भी कंट्रोल करता है। जो हमारे पास क्या है, आरबीसी है, आरबीसी की फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कौन करता है, कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। ये हमारे पास था टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस। नेक्स्ट जेनेसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।